नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूसा समाचार के 200वें अंक में। मैं हूं कपिला शेखावत और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी डॉक्टर गिरिजेश सिंह मेहरा। पूसा संस्थान यानी हरित क्रांति की जन्मस्थली, जिसने भारत जैसे विशाल देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया कि देश के हर नागरिक को भारतीय होने पे आत्मसम्मान एवं गौरव की अनुभूति हो। इस संस्थान की मिट्टी से उपजी धान, गेहूं, तिलहन, दलहन की अनेकों उन्नत किस्मों और फसलोत्पादन प्रौद्योगिकियों ने देश में खेती के स्वरूप को ही बदल दिया और हमारे अन्नदाता किसान को सबल, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया। यह संस्थान इस देश की अतुल्य धरोहर है, जिसे अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अथक प्रयासों से बनाया, खड़ा किया और आज भी सींच रहे हैं। उन अनेक नामों में से एक हैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, जो कि हमारे पूसा संस्थान के वर्तमान निदेशक हैं। नमस्कार। जिन्हें ना किसी परिचय की आवश्यकता है और ना ही भूमिका की। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका इस खास बातचीत में। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सिंह, प्रभावशाली कृषि प्रसार के लिए पूसा समाचार आप ही का एक नवोन्मेषी विचार था। इस कार्यक्रम के आज 200 अंक पूरे होने जा रहे हैं और आने वाले 15 अगस्त को हम 4 वर्ष भी पूर्ण करने वाले हैं। इस शुभ अवसर पर आपकी प्रतिक्रिया। किसान भाइयों नमस्कार, और पूसा समाचार के इस विशेष अंक में मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पूसा समाचार की शुरुआत वर्ष 2020 में 15 अगस्त को की गई थी। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर मैं आप लोगों का पूसा संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पूसा संस्थान के द्वारा एक IARI YouTube चैनल चलाया जा रहा है। इसमें हमारा पहला प्रयास होगा कि पूसा समाचार, जिसके माध्यम से पूसा के अंदर हो रहे शोध कार्यों, शिक्षण से संबंधित जानकारी और प्रसार कार्यक्रमों के बारे में आपको जानकारी दी जाए। और तब से लेकर अब तक लगातार यह कार्यक्रम हर शनिवार शाम को 7 बजे प्रसारित किया जाता है। हमारी इस 4 वर्षों से अधिक यात्रा के दौरान करीब 50,000 से अधिक सब्सक्राइबर्स हमसे जुड़े हैं और हमारे कार्यक्रमों को, जो कि कृषि विज्ञान से संबंधित तमाम तकनीकियों, चाहे वो पौधों में, फसलों में देखरेख की बात हो, फसल प्रबंधन की बात हो, या कीड़े बीमारियों की रोकथाम की बात हो, या नए प्रजातियों की बात हो, इन कार्यक्रमों को करीब 19 लाख से अधिक बार किसानों के द्वारा देखा गया है। ये एक बहुत ही सुखद अनुभूति हम सब लोगों की रही है और पूसा समाचार के माध्यम से किसानों के साथ हमारा सीधा संपर्क हुआ है और जिससे संस्थान के द्वारा विशेष तकनीकियां किसानों तक पहुंचाने में हम लोगों को काफी मदद मिली है। जी डॉक्टर सिंह, तो इसमें हम समसामयिक विषयों पर तो जानकारी देते ही हैं, उसके अलावा इसका एक रेगुलर फीचर है पूसा व्हाट्सएप सलाह। जी, हम हमारे कार्यक्रम में एक व्हाट्सएप नंबर देते हैं। देश भर से किसान भाई अपने सवाल, अपने प्रश्न उनके द्वारा हमें क्वेरीज भेजते हैं, तुरंत हम उनका जवाब देते हैं। और प्रत्येक अंक में जो 4 थोड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो थोड़े वृहत महत्व के प्रश्न हैं, उनको हम शामिल भी करते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये तरीका कितना कारगर है और आने वाले समय में इसे हम और कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं? देखिए, हमारे बहुत सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम होते थे जिसमें एक कार्यक्रम चिट्ठी पत्री होता था, तो उसी से प्रेरणा लेकर के हम लोगों ने शुरुआत व्हाट्सएप सलाह कार्यक्रम की थी और इसमें एक फ़ोन नंबर किसान भाइयों को दिया गया था और इस फ़ोन नंबर के ऊपर वो अपने खेत की जो भी समस्याएं हैं, चाहे कोई कीड़ा लगा है, बीमारी लगी है, उसकी फोटो खींच करके हमारे पास भेजते थे और विशेषज्ञों के द्वारा उसका विश्लेषण किया जाता था और उसका जवाब अगले कार्यक्रम में दिया जाता था और इसका किसान भाइयों को बड़ी बेसब्री से इंतजार होता था। अब तक करीब 20,000 से अधिक सवाल व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास आए हैं जिनका जवाब किसान भाइयों को दिया गया है। तो ये भी एक बहुत नायाब तरीका रहा है किसान भाइयों की समस्याओं को समाधान करने का। यानी सीधा जुड़ते हैं और प्रिस्क्रिप्शन और एडवाइजरी हम तभी उनको किसानों को उपलब्ध भी कराते हैं। जी डॉक्टर सिंह, डॉक्टर कपिला की बात को आगे बढ़ाते हुए जब हम पूसा संस्थान की ओर दृष्टि देखते हैं, जो इसका इतिहास है, जो इतना स्वर्णिम इतिहास इस संस्थान का रहा है, भारत के समक्ष जब खाद्यान्न का संकट था तो ये डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी की कर्मस्थली बना। डॉक्टर NE बॉर्लॉग ने यहाँ अनुसंधान किया, यहाँ से वर्ल्ड फूड प्राइज, विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता यहाँ से निकले, पद्मश्री, पद्मभूषण से सुशोभित वैज्ञानिकों ने यहाँ काम किया। आप जब इस संस्थान की ओर दृष्टि डालते हैं तो किसानों की समृद्धि एवं भारतीय कृषि को नया आयाम देने हेतु पूसा संस्थान के योगदान पे आप क्या कहना चाहेंगे? गिरिजेश साहब ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और जैसा कि आपने बताया, हरित क्रांति का दौर
60 के दशक में शुरू हुआ और 1967-68 के आसपास जो गेहूं की बौनी किस्में थी वो मैक्सिको से डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग और डॉक्टर स्वामीनाथन की मदद से यहाँ पर लाई गई। उस समय हमारे देश का गेहूं का कुल उत्पादन मात्र 17 मिलियन टन के आसपास होता था और इस वर्ष गेहूं का उत्पादन 115 मिलियन टन हुआ है। तो एक बहुत बड़ी और बहुत ही सफल यात्रा रही है। आज हम 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त में राशन देने की स्थिति में हैं और इसमें पूसा संस्थान के द्वारा किए गए अनुसंधान का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ के द्वारा विकसित गेहूं की किस्में करीब 50% से अधिक गेहूं के रकबे में लगाई जाती हैं और उनका योगदान गेहूं के उत्पादन में करीब 45 मिलियन टन का है। इसी तरह से जो है बासमती चावल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर संस्थान के द्वारा बहुत सारी नई किस्में विकसित की गई हैं और गत वर्ष बासमती चावल का निर्यात विशेष रूप से पूसा संस्थान के द्वारा विकसित किस्मों का करीब 45,000 करोड़ रुपए का हुआ था और ये निर्यात से जो पैसा आता है इसका सीधा फायदा किसानों की समृद्धि से जुड़ा हुआ है, उनके बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है, उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और उनके सामाजिक स्तर से जुड़ा हुआ है। जी डॉक्टर सिंह, आपने बासमती धान की बात की। इसकी विशिष्टता और प्रतिष्ठा के लिए इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई का टैग भी मिला है। तो आप बताएं कि क्या सभी किसान बासमती धान उगा सकते हैं या उन्हें उगाना चाहिए, और अगर निर्यात की दृष्टि से बात करें तो उन्हें किन सावधानियों को ध्यान रखना होगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कपिला। जो भौगोलिक रेखांकन या जिसको हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार को संरक्षित करने का एक बहुत नायाब तरीका है और खासकर उन उत्पादों को जिनकी गुणवत्ता किसी एक विशेष जलवायु और क्षेत्र में उगाए जाने के कारण होती है, उनको भौगोलिक संरक्षण दिया जाता है। बासमती उनमें से एक है जिसको भौगोलिक रेखांकन के तहत संरक्षित किया गया है और देश के जो 7 राज्य हैं जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 30 जिले और उत्तराखंड ये शामिल हैं। इन्हीं क्षेत्रों में जब बासमती चावल का उत्पादन किया जाएगा तो उत्पाद को हम बासमती के नाम से राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेज सकते हैं और दे सकते हैं। हालांकि अगर भौगोलिक संरक्षण किसी उत्पाद का किया गया है तो ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि दूसरे किसान इसको उगा नहीं सकते हैं, लेकिन बासमती के नाम से उसको बाजार में उतारा नहीं जा सकता है, सिर्फ इतना अंतर है। अगर वो किस्म कहीं और अच्छी करती है तो किसान उगाने के लिए तो स्वतंत्र है, लेकिन बासमती के नाम से उसको नहीं बेच सकते। जी, तो संस्थान के द्वारा बासमती धान की जो किस्में जिनकी निर्यात में बहुत अधिक मांग है, देखिए संस्थान के द्वारा कई जो है किस्में विकसित की गई हैं, जिसमें शुरुआत हुई पूसा बासमती 1 से, जो पहली अर्धबौनी किस्म थी, क्योंकि पारंपरिक जो किस्में बासमती की थी जैसे तरावड़ी बासमती, टाइप 3, देहरादूनी बासमती बहुत लंबी होती थी, गिर जाती थी, पैदावार मुश्किल से 2-2.5 टन यानी 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की होती थी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर स्वामीनाथन ने 1960 के दशक में ये शुरुआत की कि किस प्रकार से हम बासमती की जो परंपरागत प्रजातियां हैं उनके गुणों को अधिक उपज देने वाली अर्धबौनी प्रजातियों में समाहित करें और इस श्रृंखला में पहली किस्म पूसा बासमती 1989 में विकसित हुई, 2003 में पूसा बासमती 1121 और इसके बाद बहुत सारी किस्में विकसित हुई जिसमें पूसा बासमती 1401, पूसा बासमती 1460, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1718, पूसा बासमती 1637 और पूसा बासमती 1692 शामिल हैं। अभी हाल के वर्षों में पिछले 3-4 वर्षों के अंदर 3 नई प्रजातियां हम लोगों ने विकसित की हैं, पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1886। ये तीनों प्रजातियों में पत्ती का झुलसा और झोंका रोग नहीं लगता है। जब बीमारी नहीं लगेगी तो किसान को दवा नहीं छिड़कना पड़ेगा तो खेती की लागत कम होगी और उत्पादन अच्छा होगा और इसके साथ साथ जो उत्पाद पैदा होगा उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी, उसमें रसायनों का अवशेष नहीं होगा तो उसका अच्छा मूल्य मिलेगा। तो हमारा सारा प्रयास है कि किस प्रकार से हम किसानों की आमदनी अपने शोध के माध्यम से बढ़ा सकें। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि इन किस्मों में अगर निर्यात की दृष्टि से या उसी उद्देश्य से हम उगाते हैं तो क्या कुछ और सावधानियां भी किसानों को देखनी है? तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जैसा कि मैंने बताया कि विशेष रूप से जब हम निर्यात की बात करते हैं तो बहुत सारे जो कृषि रसायन है जिनका प्रयोग हम कीड़े बीमारियों के नियंत्रण के लिए करते हैं, उनके मानक निर्धारित किए गए हैं और उन मानकों पे हमारा चावल खरा उतरना चाहिए और इसलिए जरूरी है कि हम कौन सी दवा कितनी मात्रा में किस प्रकार
और प्रयोग करें, इन बातों का अगर हम ध्यान रखें तो हम ऐसे चावल का उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण चावल का उत्पादन कर सकते हैं जिसमें कृषि रसायनों का अवशेष नहीं होगा। ये बात विशेष रूप से किसान भाइयों को ध्यान रखने की है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ऐसी प्रजातियों का विकास किया है जिनमें बीमारी लगे ही नहीं, और जब बीमारी लगेगी नहीं तो दवा छिड़कने की आवश्यकता नहीं है, और जब दवा नहीं छिड़केंगे तो अवशेष का सवाल पैदा नहीं होता है। रसायनों में खरपतवार नाशक एक बड़ी समस्या है सर, जी। उसका प्रयोग कम से कम किस प्रकार किया जाए? देखिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए संस्थान के द्वारा 2 नई किस्में विकसित की जी। गई हैं, पूसा बासमती 1985 और पूसा बासमती 1979। ये खरपतवार नाशी दवाओं के प्रतिरोधी क्षमता रखती हैं। आमतौर पे हम बिना खरपतवार नाशी दवाओं की प्रतिरोधी क्षमता रखने वाली किस्मों का जब प्रयोग करते हैं तो कई खरपतवार नाशी हम प्रयोग करते हैं, उसमें मात्रा भी उनकी ज़्यादा होती है और संख्या भी ज़्यादा होती है। और तो फिर इस भी कई बार नियंत्रण ठीक नहीं हो और इसके पाता है। बाद भी खरपतवार का नियंत्रण बहुत सही बताया आपने, अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। जी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इन दोनों किस्मों का विकास किया गया है। इसमें एक विशेष खरपतवार नाशी दवा इमिडाथापेर का प्रयोग किया जाता है, जो बहुत ही सटीक तरीके से और समूल रूप से खरपतवार का नियंत्रण करती है, और इसका विशेष रूप से विकास इसलिए किया गया है कि जब हम धान की सीधी बिजाई करते हैं तो वहाँ पर खरपतवारों की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, जी। और इन किस्मों के प्रयोग से हम धान की सीधी बिजाई को ज़्यादा बड़े पैमाने पर अपना सकते हैं। और धान की सीधी बिजाई से, जैसा कि आप जानती हैं, एक तो श्रमिकों की जो लागत होती है करीब 3 से 4 हज़ार रुपये प्रति एकड़ की, उसकी बचत होती है। जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होती है उसमें 30 से 35% की कमी आती है, और साथ ही साथ पानी, जो हमारी खेती की बहुत महत्वपूर्ण इकाई है, उसमें 35 से 40% की बचत होती है धान की सीधी बिजाई यानी जो हम कई करते हैं। फायदे हैं इसके इसमें। कई फायदे हैं। तो आपने धान और गेहूं की बात की, इसके अलावा एक और डॉक्टर सिंह प्रमुख अनाजी फसल है मक्का, और अपार संभावनाएं हैं मुझे लगता है किसानों के लिए, और मनुष्यों की भी जो हमारी फूड हैबिट्स हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, और उसके अलावा बत्तख और मुर्गी पालन में तो आहार के लिए हम इसको हमेशा ही इस्तेमाल करते हैं। तो मक्का की दिशा में संस्थान के पास किसानों को ऑफर करने के लिए क्या है? मक्के के ऊपर हमारे संस्थान में बहुत अच्छा शोध कार्य किया गया है, और पिछले 4 वर्षों की अगर हम बात करें, 4-5 वर्षों में करीब-करीब 23 किस्में मक्के जी, की विकसित की गई 23। हैं, और इसमें ज़्यादातर किस्में जैव संवर्धित हैं। जैव संवर्धित किस्मों का अर्थ है कि इनके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा बायो प्रचुर, फोर्टिफाइड जिन्हें हम कहते हैं। जी। और इनमें पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा होती है। विशेष रूप से इसमें जो एक किस्में विकसित की गई हैं उसमें लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, जो 2 अमीनो एसिड्स हैं जिसमें प्रोटीन की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, और उसी के साथ-साथ प्रोविटामिन ए, ये पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। और इनके पोषण से जहाँ हमारी पोषण सुरक्षा एक तरफ से सुरक्षित होगी, इनका प्रयोग भी अगर हम फीड के रूप में पोल्ट्री इंडस्ट्री में करेंगे तो उससे पोल्ट्री की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होगी, अंडों की गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी। तो इसका एक बहुत बड़ा आगे आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण भूमिका बायोफोर्टिफाइड मेज की होगी। जी। साथ ही साथ हम काम कर रहे हैं बेबी कॉर्न के ऊपर, जी। और पूसा शिशु के नाम से एक किस्म हमारी विकसित की गई है जिसकी पैदावार काफी अच्छी है, और बेबी कॉर्न की खेती से किसान भाई ज्यादा लाभ पैदा कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ पूसा सुपर स्वीट कॉर्न 2, एक मक्के की किस्म जो कि मीठा मक्का होता है। जी। स्वीट कॉर्न अक्सर हम मॉल में बहुत जाते हैं, प्रचलन है बाजार में उनका जाते हैं, आजकल। इसका जी, प्रचलन ज्यादा जी, होता है। जी। अभी तक क्या होता था कि ज्यादातर जो स्वीट कॉर्न आता था बाहर से इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन अब हमारे संस्थान के द्वारा और देश के अन्य संस्थानों के द्वारा बहुत सारी किस्में स्वीट कॉर्न की विकसित की गई हैं, जी। जो हमें इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाती हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा, मक्के का योगदान आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। वर्ष 2025 तक माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि पेट्रोल में बायोइथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है, वो करीब 20% के आसपास जी, की जी, जाएगी, और जी। इसके लिए हमको 1000 से लेके 1500 करोड़ लीटर तक बायोइथेनॉल की आवश्यकता होगी। और इस क्षेत्र में मक्के की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी बायोइथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। तो हम लोग शोध के द्वारा इस बात के ऊपर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि इस प्रकार से हम मक्के की ऐसी संकर किस्में विकसित करें जिनमें बायोइथेनॉल की रिकवरी ज्यादा हो। अभी देखिए, जो हमारा ब्रोकन राइस होता था, टूटा चावल होता था, उसको प्रयोग किया जाता था कुछ हद तक बायोइथेनॉल की रिकवरी में, और उसमें 1 टन ब्रोकन राइस में करीब 430 लीटर बायोइथेनॉल की रिकवरी होती है।
लेकिन जो मक्के की हमारी सामान्य किस्में है उसमें मुश्किल से 370-360 लीटर एक टन में रिकवरी होती है। लेकिन जो हमारी नई किस्में विकसित की गई हैं, जो बायोइथेनॉल के लिए विशेष रूप से बनाई जा रही हैं, उनमें रिकवरी 430-440 लीटर प्रति टन के आसपास आएगी, चावल के बराबर है। और चूंकि ब्रोकन राइस जो है हमारा खाद्यान्न सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो उसको हम बायोइथेनॉल में नहीं ले सकते हैं, तो मक्का एक बहुत बड़ा विकल्प होगा और इससे फसल विविधीकरण में एक बहुत महत्वपूर्ण इसका आयाम होगा, खासकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्रों में, जहां पर धान की अधिक खेती से भूमि जल स्तर दिन पर दिन नीचे चला जा रहा है, पराली जलाने की समस्या आती है। तो मक्का भी खरीफ की फसल है, खरीफ में विविधीकरण में इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। जी डॉक्टर सिंह, अनाजी फसलों की बात अगर अपन दलहन और तिलहन की बात करें तो कहीं ना कहीं स्थिति अभी भी बहुत संतोषजनक नहीं है। हम आयात पर निर्भर हैं, तो इस दिशा में संस्थान की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ये बहुत बड़ी चुनौती हम सभी वैज्ञानिकों के सामने है, संस्थान के सामने है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सामने है, देश के सामने है। करीब प्रतिवर्ष हम लोग 1,50,000 करोड़ से ज्यादा का जो खाद्यान्न तेल विदेशी मुद्रा हम आयात करते हैं। तो इस दिशा में हम लोग सचेत हैं और पूसा संस्थान के द्वारा सरसों की कई किस्में हाल में विकसित की गई हैं, जिसमें पूसा 00 मस्टर्ड 33 है, 35 है, 36 है और ये किस्में इनमें तेल की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। इसमें 2 तत्व होते हैं जो हानिकारक होते हैं। मस्टर्ड का जो तेल हम निकालते हैं उसमें एरोसिक अम्ल एक फैटी एसिड होता है जो कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होता है। और उसी तरह से खली के अंदर, जबकि खली बहुत गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसके अंदर एक सल्फर का कंपाउंड पाया जाता है जिसको ग्लूकोसिनोलेट हम बोलते हैं और वो घेंघे का रोग, खासकर जो हम फीड के रूप में पोल्ट्री में नॉन रूमिनेंट एनिमल में करते हैं तो उसकी समस्या होती है। अब संस्थान के द्वारा जो किस्में विकसित की गई हैं उसमें एरोसिक अम्ल की मात्रा 2% से कम होती है और ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा भी 20 माइक्रोमोल से इन्हीं को 00 वैरायटीज इन्हीं को हम 00 वैरायटी और इसको कनोला का नाम दिया जाता है। तो इसको हम लोगों ने इंडोला नाम दिया है। जो हम बाहर से पहले आयात करते थे उसी गुणवत्ता का तेल हमारी खुद के अपने वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित सरसों की किस्मों के द्वारा देश में पैदा किया जा सकता है और उससे किसानों की भी आमदनी बढ़ेगी। डॉक्टर सिंह, हमने उन्नत किस्मों की बात की और कृषि में यदि सबसे महत्वपूर्ण इनपुट अगर हम कुछ कहें तो होता है बीज, और मनुस्मृति में लिखा भी है सुबीजम सुक्षेत्रे जायते संपत्ति, यानी अच्छा बीज अच्छे खेत में जाए तो संपत्ति और सुख लेकर आता है। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए पूसा संस्थान किसानों के बीच में अपना बीज उपलब्ध कराने के लिए क्या हमारे आयाम है, क्या हमारा स्ट्रक्चर? देखिए, पूसा संस्थान अपने बीज के लिए पूरे देश में जाना जाता है। प्रतिवर्ष हम मार्च के महीने में पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन करते हैं। उसमें भारी संख्या में, लाखों की संख्या में किसान आते हैं और हमारे संस्थान से बीज अलग अलग फसलों की प्रजातियों का लेकर के जाते हैं। बीज की उत्पादन को गति देने के लिए हम लोगों ने कृषक सहभागिता बीज उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया है। उसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत संस्थान से 120 किलोमीटर के दायरे में बहुत सारे प्रगतिशील किसानों को हम लोगों ने चिन्हित किया है और उनके यहाँ जाकर के अपनी देख रेख में अपने यहाँ से प्रजनक बीज दे करके हम बीज उत्पादित करवाते हैं और उस बीज को वापस लेकर प्रसंस्करण कर फिर उसकी पैकेजिंग करके किसानों को उपलब्ध कराते हैं। इस मॉडल से एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है कि जिन क्षेत्रों में जिन किसानों के यहाँ हम बीज उत्पादन का कार्यक्रम करते हैं उनके खेत को हम प्रदर्शन के रूप में भी प्रयोग करते हैं और भी किसान आकर के देखते हैं और उनसे प्रेरित होते हैं कि अगर ये इतनी अच्छी फसल उगा सकते हैं तो हम भी उगा सकते हैं। ये किसान जो हमारे जुड़े हुए हैं उनकी आमदनी में बहुत इजाफा हुआ है और पिछले मैं बताऊंगा कि 10 साल की अगर बात करें तो बहुत सारे किसान इसमें करोड़पति हो गए हैं जो हमारे बीज उत्पादन के कार्यक्रम से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। और इसी तरह से बीज सभी किसानों को सुलभ हो, अच्छी प्रकार से उपलब्ध हो, उसके हम लोगों ने ई पोर्टल भी शुरू किया है। ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था है। किसान ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं और फिर हम पोस्ट के द्वारा या कुरियर के द्वारा या दूसरे जो साधन हैं उनके द्वारा बीज किसानों के घर पे भी पहुंचाने का कार्य करते हैं। हमारा एक और प्रयास है कि देश की जो मंडियां हैं उन मंडियों में भी पूसा संस्थान का एक हम आड़ती या अपना नुमाइंदा निर्धारित करें जिनके माध्यम से किसान अपने क्षेत्र में ही पूसा संस्थान का बीज प्राप्त कर सके और कई बार 300-400 किलोमीटर से दूर से किसानों को आना
बीज के लिए मुश्किल होता है, तो उनके घर के पास बीज उपलब्ध हो के इस बात का भी प्रयास हम बिल्कुल, उनके द्वार तक उन्हें बीज मिल जाए, इससे जी। अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं बिल्कुल, सकती। बिल्कुल। डॉक्टर सिंह, आप भी इस बात से सहमत ज़रूर होंगे कि स्वस्थ मृदा ही उत्तम उपज का आधार होती है। तो इसके लिए मृदा जाँच कितनी आवश्यक है? किसान मित्र कब और कैसे कराएँ? और इस क्षेत्र में संस्थान उन्हें किस प्रकार से सहायता प्रदान कर रहा है? देखिए सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है सॉइल हेल्थ कार्ड का, जी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने का, और इस दिशा में काफ़ी प्रगति हुई है। संस्थान में हमारी एक सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी है, जी। और जो किसान हमारे पास अपने मिट्टी का सैंपल या जल का सैंपल लेकर के आते हैं, उनकी हम जांच करके और सॉइल के जो 14 पैरामीटर हैं जो सॉइल हेल्थ कार्ड में शामिल हैं, उनको हम बताते हैं किसान भाइयों को कि किस प्रकार से जो उनके मृदा का स्वास्थ्य है, पोषक तत्वों की मात्रा है, उसके आधार पे खादों का प्रयोग खेत में वो करें। इसके साथ ही साथ संस्थान के द्वारा एक पूसा STFR, जिसको हम सॉइल टेस्टिंग एंड फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन मीटर बोलते हैं, एक छोटी सी मशीन, पोर्टेबल मशीन है, जिसको किसान कहीं भी ले जा सकता है, या चाहे आपके पास FPO हो, कस्टम हायरिंग सेंटर हो, या युवा मिल करके इसको रख सकते हैं, और अपने क्षेत्र के जितने किसान हैं उनके मृदा के सैंपल की जांच कर सकते हैं। इसमें हर सैंपल की जांच करने का खर्चा मुश्किल से 500 रुपये आता है, और किसान को फिर हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, दूसरे लैब में जाने की जरूरत नहीं है। स्थानीय स्तर पर जो है सॉइल हेल्थ कार्ड जनरेट किया जा सकता है। तो और इसमें सिर्फ मृदा का स्वास्थ्य ही नहीं ये मशीन बताती है, बल्कि ये भी बताती है कि मृदा के स्वास्थ्य के आधार पे कितनी मात्रा कौन से उर्वरक की आपको डालनी है, किस पोषक तत्व की डालनी है, तो वो भी मदद मिलती है, जिसमें आपकी फर्टिलाइजर के यूज में भी मितव्यता होती है। डॉक्टर सिंह, जैसे ये बात हुई, मान लीजिए परिशुद्ध पोषक तत्व प्रबंधन, यानी मृदा के स्वास्थ्य के आधार पर ही हम प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। जी, जी। एक और शब्द आता है सर, दक्षतापूर्ण खेती। उसका एक आयाम की बात आपने की, परिशुद्ध पोषक तत्व प्रबंधन। इसके अलावा इसके और कौन-कौन से घटक हो सकते हैं? देखिए, हमारी कृषि की जितनी इकाइयाँ हैं, और उसमें चाहे हम खाद की बात करें, बीज की बात करें, पोषक तत्वों की बात करें, या सिंचाई की हम बात करें, हर इनपुट को सही मात्रा में प्रयोग करने का नाम ही दक्षतापूर्ण खेती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि खेत में बीमारी लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं, तो हमारे आजकल ड्रोन के माध्यम से उसके ऊपर सेंसर लगा होता है, और पूरे खेत में एक बार ड्रोन को उड़ा करके आप एक देख सकते हैं कि खेत में कहाँ पर बीमारी लगी है, कहाँ पर कीड़े लगे हैं। और ये जब मेमोरी ड्रोन के अंदर आ जाती है, तो दूसरी बार ड्रोन जब दवाई की टंकी लेकर के छिड़काव के लिए जाता है, तो उन्हीं जगहों पर छिड़काव ड्रोन के द्वारा किया जाएगा। नोजल वहीं पे खुलेगा जहाँ पे कीड़ा बैठा हुआ है या जहाँ पे बीमारी लगी हुई है। बाकी जगह छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं है। ड्रोन के द्वारा जब हम मैनेजमेंट करते हैं, तो उसमें हमारा समय की काफ़ी बचत होती है। 8 से 10 मिनट के अंदर 1 एकड़ का छिड़काव हो जाता है, जो कि आम तौर पे अगर हम पीठ पर टंकी बाँध करके छिड़काव मनुष्यों के द्वारा करते हैं, तो उसमें 3 घंटे 4 घंटे का समय लगता है। इसके साथ ही साथ पानी की मात्रा जो करीब 250 से 300 लीटर 1 एकड़ में लगती है, वो मात्र 8 लीटर में 1 एकड़ का छिड़काव हो जाता है, पानी की बचत होती है, और बहुत सही तरीके से बीमारियों का, कीटों का नियंत्रण होता है। तो एक तो ये आयाम हो गया। दूसरा आयाम ये भी है कि अभी जो हम सॉइल हेल्थ कार्ड बना रहे हैं, उसको हम मिट्टी का सैंपल प्रयोगशाला में लेकर के आते हैं, उसकी लंबी प्रक्रिया होती है, समय भी लगता है, और उसका जितनी हम संख्या कर सकते हैं, सैंपल्स की एनालिसिस कर सकते हैं, वो भी कम होती है, बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं कर पाते हैं। अभी ड्रोन के द्वारा या सैटेलाइट की इमेजिंग के द्वारा हमारे संस्थान के वैज्ञानिक इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। उसके द्वारा भी सॉइल हेल्थ कार्ड को जनरेट किया जा सकता है। अब इस दिशा में जब हम सफल हो जाएंगे, तो बहुत आसान तरीके से हर किसान को अपने हर खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य पता चल सकेगा, जिससे बहुत बड़ी सहायता हो। डॉक्टर साहब, आपने ड्रोन्स की बात की। निश्चित रूप से फ्यूचरिस्टिक एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन आने वाले समय में आप क्या देखते हैं, कितने व्यवहार्य हैं, कितने सुलभ और कितने उपलब्ध? देखिए, इस दिशा में सरकार के द्वारा बहुत प्रयास किया जा रहा है, और अभी हाल ही में आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे पूसा कैंपस में ही ड्रोन दीदीज का एक प्रशिक्षण जो उनको दिया गया था, करीब
1000 से अधिक ड्रोन दीदीज को प्रशिक्षण दिया गया है। उनमें से करीब 100 के आसपास ड्रोन दीदीज पूसा कैंपस में आई थी। उन्होंने ड्रोन उड़ा करके माननीय एक अलग ही प्रधानमंत्री जी को आत्मविश्वास दिखा था उनके चेहरे पे। जी सर। बिल्कुल, तो उन्होंने उड़ा करके ड्रोन दिखाया माननीय प्रधानमंत्री जी को और बहुत सारी सलाह भी उन्होंने दी उनको। तो ये ड्रोन दीदी जब अपने-अपने क्षेत्रों में जाएँगी, तो ड्रोन के उड़ाने की और उनको एक गर्व की अनुभूति, क्योंकि वो जब हवाई जहाज में बैठ करके आई थी हैदराबाद और पायलट बन करके वो वापस गई और अपने घर जा करके उन्होंने ड्रोन उड़ाना शुरू किया, तो उनके अंदर एक आत्मगौरव की अनुभूति थी, वो सिर्फ महसूस की जा सकती है। तो निश्चित रूप से हमारे समझ से जो सरकार का कार्यक्रम चल रहा है, हमें पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में ड्रोन हमारे खेती का एक महत्वपूर्ण अंग होगा। हो सकता है हर किसान अपना ड्रोन न रख सके और नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो उपयोग है वो सीमित उपयोग है, एक निश्चित समय के लिए उपयोग है। तो हम जब निवेश करेंगे खेती में, तो ऐसा निवेश न करें कि जिसकी उपयोगिता हमारे पूरे वर्ष के लिए नहीं हो। तो इसलिए ड्रोन जो है मुख्य रूप से जो हमारे कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं, या इसके अलावा जो हमारे फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी है, जिसमें 500 से 1000 किसान एक एफपीओ में जुड़े हुए हैं, जिनकी संख्या हमारी 10,000 से ऊपर जा रही है, तो उनके माध्यम से हम जो है इसका सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो दूसरा हम स्टार्टअप की बात करते हैं, और स्टार्टअप माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा सपना है कि देश में हम जितने युवा हैं उनको इस क्षेत्र में ले आ करके और स्वरोजगार की संरचना करें वो। और जैसे इतने बड़े पैमाने पे ड्रोन अगर प्रयोग किए जाएंगे आगे आने वाले दिनों में, तो उनके अंदर कोई खराबी होगी, उसको भी ठीक करने की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए मैकेनिक की आवश्यकता होगी। तो इसमें प्रशिक्षित युवा जो है अलग-अलग कंप्यूटर्स का एक दौर था। बिल्कुल। तो स्टार्टअप की भूमिका इस सुविधा को मुहैया कराने में बहुत महत्वपूर्ण आगे आने वाले दिनों में होगी। डॉक्टर सिंह, कृषि विकास की अगर हम बात करें तो इसके मुख्य 3 स्तंभ माने गए: अनुसंधान, शिक्षण और प्रसार। और प्रसार एक ऐसी विधा है जो हमारे संस्थान की तकनीकों को सीधे किसानों के साथ जोड़ती है। तो उसके लिए जो संस्थान के आउटरीच प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जो परियोजनाएं चले जा रही हैं, उससे किसान कैसे लाभ ले रहे हैं? इसमें 3-4 प्रमुख कार्यक्रम हैं, जो कि संस्थान की तकनीकियों को, ज्ञान को किसानों तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जिसमें एक परियोजना SC/SP कार्यक्रम है, जिसको अनुसूचित जाति उप परियोजना का नाम हमने दिया है। उसी तरह से एक परियोजना NEH है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन के लिए, और एक परियोजना जो है जनजातीय क्षेत्रों के लिए है, जिसको हम शेड्यूल्ड ट्राइब सब प्लान बोलते हैं। और इन तीनों परियोजनाओं के द्वारा संस्थान के वैज्ञानिकों के माध्यम से संस्थान के द्वारा विकसित तकनीकियां विभिन्न उन्नत प्रजातियों के बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और लाखों की संख्या में किसान इन परियोजनाओं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसका फायदा उठा रहे हैं। तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है इन तीनों परियोजनाओं के माध्यम से। इसके साथ ही साथ फार्मर्स फर्स्ट कार्यक्रम है, और एक हमारा कार्यक्रम है मेरा गांव मेरा गौरव। मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत करीब 125 क्लस्टर्स बने हैं, और हर क्लस्टर में 5 गांव हैं, और एक क्लस्टर में संस्थान के 5 वैज्ञानिक अलग अलग विधाओं के मर्मज्ञ जो हैं उस क्षेत्रों में जाते हैं और गांवों में किसानों से चर्चा करते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में बात करते हैं, और उनसे जो अपना ज्ञान होता है उनको देते हैं, उनसे जो सीखते हैं उसके ऊपर हम शोध कार्य करते हैं, अगर जो कमी है उसको पूरा करते हैं और उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारे कार्यक्रम बहुत ही सफल रहे हैं, और इनका किसानों की आमदनी बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जी डॉक्टर सिंह, प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो जल सबसे महत्वपूर्ण है। जल के बिना खेती की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती, और यही एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जो सबसे सीमित भी है। तो जल संचयन या संरक्षण के लिए हर किसान को क्या करना चाहिए, और संस्थान उन्हें किस प्रकार मार्गदर्शन दे सकता है? जैसा कि आपने बताया, जल एक महत्वपूर्ण इकाई है खेती की, और हम तो कहते हैं कि जल ही जीवन है, बिना जल के जीवन नहीं है। और हमारी जितनी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो नदियों के सहारे हुआ, क्योंकि नदियों में जल था। तो जल का संचयन करना खेती के लिए बहुत जरूरी है। और आप देखिए, जिन क्षेत्रों में पानी की किल्लत है, पानी जहाँ पर ज्यादा नहीं है, वहाँ पर किसान काफी आगे आए हैं नई टेक्नोलॉजीज को, खासकर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को अपनाने में। आप गुजरात की बात करें, ये महाराष्ट्र की बात करें, या राजस्थान की बात करें, लेकिन उस अनुपात में जिन क्षेत्रों में ज़्यादा
अभी जल उपलब्ध है वहां पर इन इतना तकनीकियों का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है, लेकिन वो करने की आवश्यकता है क्योंकि जल स्तर दिन पर दिन जमीन का नीचे जा रहा है। तो इसमें एक सरकार की परियोजना जो अमृत सरोवर की है, जिसमें हर जिले के अंदर जो है अमृत सरोवर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था और उसके तहत हमने पूसा संस्थान के अंदर एक पूसा अमृत सरोवर का निर्माण किया है, जैसा कि आप कैमरे में देख सकते हैं। यह जल संचयन की जो व्यवस्था की गई है, इससे संस्थान के पूरे 1500 एकड़ क्षेत्रफल का और इसके अलावे संस्थान के बाहर जो रिहायशी इलाके हैं, वहाँ का पानी भी जो संस्थान के अंदर होकर के बहता है, उस पानी को संचित करके हम इसके अंदर इकट्ठा करते हैं। इसकी जल धारण क्षमता करीब करीब 50,000 क्यूबिक मीटर यानी 5 करोड़ लीटर पानी की है और वर्षा के समय में कम से कम 3-4 बरसात ऐसी होती है जिसमें कि प्रतिदिन जो है करीब 100 मिलीमीटर के आसपास बरसात हो जाती है। तो ये सारे पानी का अगर हम संचयन यहाँ पे कर पाते हैं तो इससे करीब 250 एकड़ अनुसंधान प्रक्षेत्र की सिंचाई 3 बार की जा सकती है। तो हमारा यही लक्ष्य है कि अब इस अमृत सरोवर के माध्यम से जो पूरी तरह से तैयार हो गया है, इसमें लाइनिंग भी करा दी गई है, तो इस पानी को हम सिंचाई के रूप में प्रयोग कर सकेंगे और इसी तरह से पानी को संचित करने के लिए किसान भी अपने अपने क्षेत्रों में और सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि वर्षा का जल व्यर्थ न जाए और खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में संचित हो। जल संचयन के लिए जो हमारे परंपरागत तरीके थे, पोखरे थे, बावड़ी थी, इनको रिवाइवल के लिए कहीं कुछ किया जा सकता है? यही परियोजना जो मैंने बताया था कि जो अमृत सरोवर परियोजना सरकार के द्वारा चलाई गई, इसका लक्ष्य यही है कि इसमें जो है जितने पुराने बावली या तालाब सरोवर रहे हैं उनको पुनर्जीवित किया जाए, उनकी खुदाई करके फिर से उनको सुदृढ़ किया जाए ताकि हम जल का संचयन अच्छी तरह से कर सकें। डॉक्टर सिंह, आज जब हम प्रसार की बात करते हैं, एक्सटेंशन की बात करते हैं, तो जब हरित क्रांति का दौर था उस समय उत्पादन पे फोकस किया गया। आज उत्पादन हमारे देश का बहुत अच्छा है और हम एक्सटेंशन बियॉन्ड प्रोडक्शन की आज हम बात करें, यानी किसानों को बाजार से जोड़ने की बात आज होती है। भारत सरकार का भी ये चेष्टा है कि किसानों को उद्यमी बनाया जाए, बाजारीकरण की उनको सही जानकारी हो। तो इस दिशा में संस्थान के क्या प्रयास किए गए? देखिए, इसका जो मूल मंत्र है, हम कहते हैं संगे शक्ति। किसान अगर संगठित हो जाते हैं और जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के माध्यम से यही करने का लक्ष्य रखा गया है। दिक्कत क्या है कि किसान अपनी खेती में प्रयोग होने वाली जो इकाइयां हैं उनको फुटकर में खरीदते हैं और जो उत्पाद हमारा होता है उसको थोक में हम बेचते हैं। और इसका उल्टा होना चाहिए। उल्टा होना चाहिए क्योंकि जब भी हम चीज फुटकर में खरीदेंगे दाम हमको ज्यादा देना पड़ेगा, थोक में बेचेंगे तो हमको जो है दाम उतना अच्छा नहीं मिलता है। अगर बाजार के हिसाब से, बाजार में उपलब्धता के हिसाब से हम बेचने के लिए जाएंगे तो हमको उचित मूल्य मिलेगा। तो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य लक्ष्य यही है कि जब 500,000 किसान संगठित होकर के एक निर्धारित मानक का उत्पाद पैदा करते हैं तो अपने हिसाब से जो खरीदने वाले हैं उनके साथ वो बार्गेनिंग करके अपने शर्तों पर उसको बेच सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रयास सरकार के द्वारा कई एफपीओ को विकसित करने का और उसमें संस्थान भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका एफपीओ के विकास में निभा रहा है। इसके अलावे किसान जो अपने खेत में उत्पादन करते हैं उसका सीधा फायदा दिल्ली वासियों को मिल सके, इसके लिए संस्थान में एक पूसा कृषि हाट विकसित किया गया है जिसमें करीब हमारे पास 70 दुकानें हैं और उसमें बहुत सारे किसान सीधे अपना उत्पाद प्राइमरी प्रोसेसिंग के बाद जो है लेकर के आते हैं और यहाँ पर बेचते हैं। तो मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा, अगर हमारे शहरी क्षेत्र के जो भी दर्शक देख रहे हैं, आसपास दिल्ली में रहते हैं, तो इसका लाभ उठाएं। जी डॉक्टर सिंह, आने वाले समय में आपको क्या लगता है खेती किसानी से जुड़ी किसानों के लिए क्या मुख्य चुनौतियां हैं जिनके लिए उनको तैयारी अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए? पहली चुनौती जलवायु परिवर्तन की है। हम सब महसूस अब आप इसको महसूस कर रहे हैं 25 मई से लेकर के और आज 12-13 तारीख हो गई और लगातार गर्मी जो है 45, 46, 47 डिग्री पे टेम्परेचर चल रहा है। पहले हम कहते थे कि नौतपा होता था, 9 दिन की गर्मी होती थी, उसके बाद मौसम ठीक हो जाता था और उसके बाद लेकिन इधर जो है ये जलवायु परिवर्तन का ही कारण है कि इतनी लंबी गर्मी का हमको सामना करना पड़ रहा है और इसका सीधा असर, जैसे अब धान की नर्सरी डालने का समय है, इतना ज्यादा तापक्रम हो जा रहा है। खेत में अगर पानी दिन में किसान भाई लगा दें तो पानी का तापक्रम ही
45 डिग्री हो जाएगा। उतनी गर्मी में जो नर्सरी है, पौध है, वो मर जाएगी। तो एक अनुरोध है किसान भाइयों से कि पानी शाम के समय लगाएं, ताकि सुबह सुबह होते होते मिट्टी जो है पानी अपने अंदर शोषित कर ले, और दिन में जब गर्मी होती है तो वाष्पीकरण से जो है माहौल अच्छा बना रहे और तापक्रम कम रहे। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण चुनौती जो जलवायु परिवर्तन की है। इसके अलावे जो खेती में युवाओं की भागीदारी एक चुनौती भी है और एक हमारे लिए एक अवसर भी है। खेती में रोक के रखना युवाओं को किस प्रकार से रोक के रखें, और इसके लिए जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, जितने एडवांसमेंट हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उनको आत्मसात करना खेती में बहुत जरूरी हो जाता है। आने वाले दिनों में हो सकता है हमारे जो ट्रैक्टर्स, आज किसान इतनी गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर पर खेत की जुताई करनी है, तो या तो किसान सवेरे 3 बजे उठ करके भोर में खेत की जुताई करें, उससे नमी भी संरक्षित हो और उनको भी धूप लू न लगे, या शाम के समय करें। लेकिन अगर हमारे ट्रैक्टर जो हैं एयर कंडीशन जैसे बाहर आते हैं उस तरह से आ जाएं, तो हमारे युवा भी जो है, जो खेती से पारंपरिक रूप से नहीं जुड़े हुए हैं और स्टार्टअप बना करके नए लोग आते हैं खेती में, तो वो भी इसमें अपनी भागीदारी अच्छी तरह से, उनकी सुविधाओं का ध्यान हमको विशेष रूप से रखना है, और डिग्निटी, प्राइड भी और डिग्निटी भी महसूस करें। तो ये एक बहुत जरूरी है, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आगे आने वाले दिनों में धीरे धीरे खेती में जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी संख्या जो है कम होगी। वर्ष 2047 तक करीब हमारे समझ से 26 से 30% के आसपास लोग खेती के व्यवसाय से जुड़े होंगे, जो अभी संख्या जो है 60% के आसपास है। तो जब संख्या लोगों की कम होगी तो तक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना बहुत जरूरी होगा, ताकि दक्षतापूर्ण खेती हम कर सकें। तो एक तो ये है कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम कैसे करें, जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां हैं उससे हम कैसे सामना करें, और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है उसमें हमको ये देखना है कि हमको उत्पादन क्या करना है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकें। कृषि को हमको व्यवसाय के रूप में लेकर के चलना होगा, और उसके लिए हमको बाजार से जोड़ना होगा, बाजार के मूड को समझना होगा, और उसके हिसाब से उत्पादन करना होगा। सभी डॉट्स को ज्वाइन करना होगा। जी, तभी हम जाकर के इसको एक सफल उद्योग के रूप में विकसित कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जलवायु परिवर्तन की आपने बात की, तो खेती के पर्सपेक्टिव से हमारे पास क्या विकल्प है? मान लीजिए हम विविधीकरण की बात करते हैं, आपने मक्का एक विकल्प बताया, तो फसल विविधीकरण चाहे वो फिर एकीकृत कृषि प्रणाली, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से हो, या मिलेट्स का इंक्लूजन हो। पिछले साल हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया, तो ये क्लाइमेट रेजिलिएंट या जलवायु के प्रति समयोत्थान फसलों को, तो इनके इंटीग्रेशन से इस प्रकार का एक मॉडल तैयार करें जो हम क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मिलेट्स की हम बात करें, इनको माननीय प्रधानमंत्री ने श्री अन्न की संज्ञा दी है, और श्री अन्न की संज्ञा इसलिए इनको दी गई कि इनके अंदर पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है, प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में भी इनको उगने की क्षमता होती है, कम पानी में ये पैदा हो जाते हैं, और पोषक तत्वों की मात्रा भरपूर होती है। तो इनकी खेती में भागीदारी को और बढ़ाना है। एक जमाना था जब इनकी खेती ज्यादा होती थी, लेकिन जैसे जैसे धान और गेहूं का प्रचलन बढ़ा, वैसे वैसे मिलेट का रकबा जो है घटता गया। लेकिन इनके अंदर पाए जाने वाले पोषक तत्वों को ध्यान में रखते हुए इनकी खेती हमको बढ़ानी है, और इनका आगे आने वाले दिनों में निर्यात में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मिलेट्स की होगी। उससे भी किसानों को लाभ होगा। जो समन्वित कृषि प्रणाली की आपने बात करी, उसमें अलग अलग जो क्षेत्र के किसान हैं, उनकी क्षमता के आधार पर ये मॉडल स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विकसित करने की आवश्यकता है, और उस क्षेत्र में संस्थान काम कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ 1 हेक्टेयर का एक मॉडल विकसित किया गया, जिसमें अलग अलग इकाइयाँ हैं, उसमें फिशरीज हैं, पोल्ट्री है, डकरी है, डेयरी है, इसके अलावे फलदार वृक्ष हैं, और फसलों की अलग अलग प्रजातियां जिनको हम उगा सकते हैं, और किस प्रकार से हम 1 हेक्टेयर के मॉडल में साल भर में 4 लाख से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। अपने क्षेत्र के अनुसार कंपोनेंट्स चुन सकता है। हाँ, चुन सकते हैं। उसी तरह से 1 एकड़ का बिल्कुल। और इसके साथ ही साथ जो दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है वो हाइड्रोपोनिक्स का, एरोपोनिक्स का, संरक्षित खेती का है, जिसमें आप वर्टिकल प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान देते हैं। और चूंकि दिन पर दिन जमीन का रकबा खेती के लिए कम होता जा रहा है और जमीन बढ़ने वाली तो है नहीं, तो हम किस प्रकार से वर्टिकल प्रोडक्शन बढ़ाएं,
उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो इस क्षेत्र में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। संस्थान के द्वारा जुड़े हुए बहुत सारे किसान हैं। जयपुर की तरफ जाइए तो वहाँ पर एक मिनी इजराइल के नाम से पूरा गांव बसा हुआ है और वहाँ पे हजारों एकड़ में जो है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन किया जाता है और किसान काफी लाभ इसे कमा रहे हैं। आजकल कुछ नई परिकल्पनाएं भी हैं सर, जिसमें रीजनरेटिव एग्रीकल्चर या कार्बन फार्मिंग की हम बात करते हैं। तो आसान भाषा में किसान मित्रों को समझाएं कि ये क्या है और कार्बन फार्मिंग खास तौर पर किस प्रकार किसानों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। देखिए, हम कृषि में जो तकनीकी प्रयोग में लाते हैं, ऐसी तकनीकियों का प्रयोग जिसके द्वारा हम वातावरण को कम से कम नुकसान देकर अधिक से अधिक पैदावार ले सकें, इसको हम रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के नाम देते हैं। इसमें जैसे धान की सीधी बिजाई करना है, लेजर लेवलिंग करना है खेत की, जो हमारे बायोलॉजिकल्स हैं, खासकर बायो फर्टिलाइजर्स हैं, उनका प्रयोग करना है, सूक्ष्म सिंचाई विधि का प्रयोग करना है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर संरक्षित खेती है उसका प्रयोग करना है। तो इन विधाओं का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हम जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है खेती से, उसको हम कम कर सकते हैं। जब एमिशन कम होगा तो इसको हम कार्बन क्रेडिट के रूप में किसानों को इसका फायदा दिया जा सकता है और इस क्षेत्र में बहुत सारे संस्थान निजी क्षेत्र के भी काम कर रहे हैं कि ये किसानों से पहले उनका एनरोलमेंट अपने प्लेटफॉर्म पर करते हैं और जो किसान इन विधाओं का प्रयोग करते हैं उनको कार्बन क्रेडिट के रूप में सहायता दी जाती है। जैसे एक कार्बन क्रेडिट की अगर हम बात करें, अगर एक हेक्टेयर में धान की पराली को अगर आप नहीं जलाते हैं, उसको खेत में मिला करके सड़ा करके उसकी खाद बना देते हैं, तो इस तरह इससे एक कार्बन क्रेडिट मिलता है और एक कार्बन क्रेडिट का जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य है वो करीब 35 से $40 के आसपास होता है। तो एक हेक्टेयर में अगर सभी विधाओं का प्रयोग करें तो कम से कम 7-8 कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं, यानी करीब 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर किसान यही को मिल सकते हैं। भारतीय खेती में भी है जो आपने विदेशी मुद्रा में बताया। तो ये मानक जो है बाहर अभी विकसित किए गए हैं, लेकिन अब हमारे देश में बहुत सारी संस्थाएं इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और हमारी परिस्थितियों के आधार पर हमारे यहाँ जो कृषि की विधाएं प्रयोग में लाई जाती हैं, उनके आधार पर इन मानकों को विकसित भी किया जा रहा है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये पैसा कौन देगा। बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जैसे फूड और बेवरेज इंडस्ट्रीज है या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है, एविएशन इंडस्ट्री जिसमें हवाई जहाज उड़ता है। तो इन हर उद्योग का अपना कार्बन फुटप्रिंट होता है। बहुत सारे उद्योग हैं जो अपने कार्बन फुटप्रिंट को प्रत्यक्ष रूप से कम खुद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं और से कार्बन क्रेडिट मिलती है तो उसको खरीद करके अपने कार्बन फुटप्रिंट को कंपनसेट करने का काम करते हैं। कार्बन ट्रेडिंग इसको एक तरह से कहते हैं। तो वो पैसा इसमें लगाएंगे, कार्बन क्रेडिट किसानों के द्वारा जो जनरेट होगा उसको खरीदेंगे और जो पैसा आएगा वो सीधे किसानों को सीधा मौद्रिक लाभ होगा। और इसके लिए संस्थान कुछ निजी क्षेत्र के संस्थानों के साथ मिलकर के काम कर रहा है। उसमें जैसे अगर मान लीजिए किसी किसान ने अपना एनरोलमेंट किया प्लेटफॉर्म के ऊपर कि हम कार्बन क्रेडिट का हिस्सा, कार्बन फार्मिंग का हिस्सा हम बनना चाहते हैं, और उसने ये कहा कि हम अपने खेत में लेजर लेवलिंग किए हैं या अपने खेत में धान की सीधी बिजाई किए हैं, तो प्लेटफॉर्म को जो आदमी रन कर रहा है उसको देख करके कैसे पता चलेगा कि वास्तव में इन्होंने किया है या नहीं किया है? सत्यापन जी, तो सत्यापन के लिए मॉनिटरिंग, वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग, MRV जिसको बोलते हैं, एक प्रक्रिया है इसकी। तो संस्थान के द्वारा सैटेलाइट के माध्यम से उन खेतों पर जा करके सैटेलाइट के माध्यम से पूसा संस्थान में अपने प्रयोगशाला में बैठे हम ये पता कर सकते हैं कि वास्तव में जिस किसान ने क्लेम किया है, जो उसने अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फिल कर दिया है, कोऑर्डिनेट दिया है, वहां पर उसने धान की सीधी बिजाई की है या नहीं की है, लेजर लेवलिंग की है या नहीं की है। तो इसका हम अच्छी तरह से जांच कर सकते हैं और इस तरह से जो सत्यापन करने के बाद क्रेडिट है वो किसान को ट्रांसफर हो जाती है। तो आगे आने वाले दिनों में ऐसा माना जाता है कि चावल और गेहूं के निर्यात से जितना हमको पैसा आता है, विदेशी मुद्रा आती है, कहीं उससे ज्यादा पैसा जो है कार्बन क्रेडिट को निर्यात करने से उत्पन्न होगा और इसका सीधा लाभ जो है किसानों को
मिलेगा। जी। डॉक्टर सिंह, हमने विविध विषयों पर चर्चा की। एक प्रश्न जो हमारी जो पूसा समाचार की टीम है, जो कार्य करती है, वैज्ञानिकों की हो, तकनीकी अधिकारियों की हो, और हमारे दर्शकों की ओर से एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा कि पूसा समाचार का जो बीज है, ये आप ही के सृजन था और आप ही ने इस बीज को रोपित किया था, जो आज वृक्ष की तरफ फल फूल रहा है। इसको लेकर आपकी क्या अपेक्षाएं हैं और आप कहाँ देखते हैं पूसा समाचार? मैं सही मायने में बताऊं तो ये आप सभी लोगों का सामूहिक प्रयास रहा है, पूसा समाचार टीम का। मैं सबका हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। डॉक्टर रॉय बर्मन ने कार्यक्रम की शुरुआत की और कार्यक्रम के पहले प्रोग्राम से गिरिजेश और कपिला आप दोनों लोग जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं और आप लोग किसानों के द्वारा सीधे संपर्क स्थापित करते हैं। और इसके साथ और बहुत सारे लोग टीम के सदस्य हैं, 20-25 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। सिर्फ हिंदी भाषा में ही नहीं और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी हम लोगों ने पूसा समाचार की शुरुआत की है। एडिटिंग का कार्य होता है, विपिन देखते हैं और इस तरह से मुझे खुशी इस बात की है कि 2020 से लेकर अब तक कोई शनिवार ऐसा नहीं गया होगा जिसमें हमने इस कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया हो। लगातार इसको हम करते आ रहे हैं और मेरा ये लक्ष्य है कि हमारे जो सब्सक्रिप्शन की संख्या है पूसा समाचार की, ये जैसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनका किसी का 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन होता है, उस तरह से पूसा समाचार भी इस लक्ष्य को प्राप्त कर सके और कभी हमारा सब्सक्रिप्शन जो है 10 मिलियन, 20 मिलियन पहुंचे। और निश्चित रूप से पहुंचेगा क्योंकि किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है और हमें थोड़ा और प्रयास करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम किसानों को प्रेरित कर सकें कि पूसा संस्थान से जो तकनीकी जानकारी है, ज्ञान है वैज्ञानिकों के द्वारा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमारे समाचार वाचक भी वैज्ञानिक होते हैं। हमारे जो विशेष समस्याएं होती हैं उनका समाधान करने वाले भी वैज्ञानिक होते हैं और किसान सीधे पूसा संस्थान के वैज्ञानिकों से जुड़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं और मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि पूसा समाचार एक दिन नए कीर्तिमान स्थापित करेगा और पूरे देश में यह देखा जाएगा। गिरिजेश सर ने तारीफ भी कर दी और हमारे लिए टारगेट भी सेट कर दिया, तो बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम के साथ जुड़े, बातचीत की, आपने इतने सारे प्रश्नों का विस्तार से हमें जवाब दिया और हमें पूरी उम्मीद है सर कि भविष्य में भी इसी प्रकार आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। बहुत धन्यवाद। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी से ये खास चर्चा आपको पसंद आई होगी और आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने और लगातार हमारे कार्यक्रम में रुचि लेने के लिए बहुत धन्यवाद। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार, जहां खेती किसानी से जुड़े, किसान हितों से जुड़े कुछ नवीन विषयों पर विशेषज्ञों की जानकारी लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक खेत खलिहानों के साथ अपना भी खूब ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।